हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस, है ना। रियल एनालिसिस। देखिए, हम बीएससी में काफ़ी सारे मैथ पढ़ेंगे, पढ़ भी चुके हैं और पढ़ेंगे भी। फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम, कई मैथों से हमारा फर्स्ट ईयर में सामना होता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं, अवकलन गणित, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं, समाकलन गणित, 2D पढ़ते हैं, 3D पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं लास्ट में वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, इस साल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे पढ़े, दोनों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और हम जो थर्ड पेपर है उसमें पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण होगा, और उसके साथ ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है, इस समीकरण सिद्धांत है, ये पढ़ेंगे। फाइनल ईयर में भी हम कई बुक पढ़ेंगे। इन सब बुक्स का अपना अलग अलग महत्व होता है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। लेकिन ये जो बुक है, ये जो पेपर है रियल एनालिसिस, इसकी पूरे मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, सबसे ज़्यादा। मतलब आप जब बीएससी कर लोगे या कर रहे हो, और करने के बाद आप 8-10 साल बाद आपका छोटा भाई या कोई भी जब करता है और आपसे पूछता है कि आप क्या पढ़े थे बीएससी में, तो हो सकता है आपको ध्यान ना आए, डिस्क्रीट नहीं ध्यान आए, डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान नहीं आए। आपको ये ध्यान रहेगा कि हम रियल एनालिसिस पढ़े थे, हमने वास्तविक विश्लेषण पढ़ा था, है ना। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक विश्लेषण। वास्तविक विश्लेषण का मतलब यहाँ ये नहीं है कि जैसे कहते हैं ना वास्तविक ज्ञान हो गया, मतलब रियल ज्ञान हो गया मुझे, वो वाला वास्तविक नहीं है। ये वास्तविक संख्या वाला है। वास्तविक संख्याओं का विश्लेषण करेंगे हम इसमें, रियल नंबर्स पे बात होगी, है ना। वैसे वास्तविक नहीं कि पहले तो हम काल्पनिक चल रहे थे, मतलब हम इधर वैसा ज्ञान रहे थे, वास्तविक ज्ञान तो यहाँ है, वो नहीं है। ये वास्तविक संख्याओं का एनालिसिस है, वास्तविक संख्याओं का विश्लेषण है। ठीक है, तो आपको ये बुक बहुत दिनों तक, सबसे ज़्यादा लास्ट तक ये ध्यान रखनी है, यदि आपने बीएससी के बाद मैथ छोड़ दिया तो। ठीक है, यदि आप बीएससी के बाद मैथ में लगातार बने रहते हैं, आप आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, है ना। मैं वैसे एक वीडियो में बता चुका हूं तुम्हें कि जैसे अभी नीट का रिजल्ट आया तो बहुत से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अब एमबीबीएस करने के लिए या तो डोनेशन देंगे या फिर दोबारा तैयारी करेंगे। ऐसे ही आप आईआईटी जानते हो, खूब फेमस है ना। जेई मेन क्लियर करना पड़ता है, जेई एडवांस क्लियर करना पड़ता है, भारी संख्या में स्टूडेंट पेपर देते हैं और भारी संख्या में लोग कोटा में भी तैयारी करते हैं। जयपुर में कई सिटी उसके लिए फेमस हैं, जिसमें कोटा हमारा जो ऑल इंडिया फेमस है, राजस्थान की एक सिटी कोटा सबसे ज़्यादा फेमस है उस चीज़ के लिए। वहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी वो लोग करवाते हैं। तो हम इतनी मेहनत करने के बाद हम आईआईटी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो आईआईटी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ वैसे ये चीज़, आपके पास 3 वे होते हैं कि आप आईआईटी यूनिवर्सिटी में एंटर करें। सबसे पहला वे वही है जो 12th के बाद आप जेई मेन जेई एडवांस क्लियर कीजिए अच्छी रैंक के साथ, तो आपको अच्छी आईआईटी मिल जाएगी। ठीक है, और आपका जो आईआईटीएंस बनने का सपना है वो साकार हो जाएगा। लेकिन यदि बाई चांस आप वहाँ नहीं जा पाए या उस टाइम में आपने की भी थी तैयारी, आपका नहीं हुआ, तो बीएससी के बाद एक एग्जाम होता है आईआईटी जेईई। इसकी सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि जैसे 12th में स्टूडेंट का जो इंटेंशन था, जो उसे इंटरेस्ट आता था, जो उसकी अच्छी सब्जेक्ट थी, वो फिजिक्स थी या केमिस्ट्री थी या मैथमेटिक्स थी, कोई एक होगी, और उस जो जेई मेन था, जेई एडवांस था, उसे क्लियर करने के लिए तीनों पे कमांड बेहतरीन चाहिए, और तीनों पे कमांड बेहतरीन आ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाता है। इसलिए उस पेपर में सिलेक्शन भी बहुत कम होता है, और वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं और सीट्स कम होती हैं। आईआईटी जेईई एक ऐसा एग्जाम है कि इसमें सबसे पहली बात तो आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उसी से दोगे। जैसे आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप केमिस्ट्री से दोगे, आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है तो सिर्फ मैथमेटिक्स आएगा इसमें। ठीक है, और आप उसके लिए एमएससी में प्रवेश करने के लिए लेंगे, इससे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होता है ना। मतलब आप एक ही सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। सेकंड, यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है, तो आपका यहाँ आईआईटी बनने का सपना साकार हो सकता है।
बशर्ते आप एक सब्जेक्ट पे बीएससी में बहुत अच्छी तरह कमांड करते आए हों जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो आप यहाँ से इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, इसमें अच्छी रैंक लाने के बाद, क्लियर तो इसको बहुत लोग कर देते हैं, इस एग्ज़ाम की क्या है वो कट ऑफ निकालते हैं कि इससे आगे वाले सब पास माने जाएंगे। तो IIT JEM पास तो बहुत स्टूडेंट का होता है, लेकिन IIT जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो IIT जो इंस्टीट्यूट हैं, वो कुछ लोगों को ही मिलते हैं जो अच्छी रैंक वाले हैं, टॉप 200 टॉप 300, और मतलब SC SC ST कैटेगरी हो तो थोड़ा और ज़्यादा रैंक बढ़ जाती है, मतलब उनको थोड़ा आसानी मिल जाती है रिजर्वेशन के कारण। तो आप वहाँ से अपना IITian बनने का सपना साकार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करके, मतलब अपनी यदि एक सब्जेक्ट है तो उस पर ही कमांड करके, क्योंकि वहाँ आपको तीनों पे करनी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे, और स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, यहाँ कम होते हैं। तो आप यहाँ से MSc करोगे फिर IIT यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और एक अगला होता है, आप पता है MSc करने के बाद PhD कर सकते हैं आप, IIT इंस्टीट्यूट से IITian बन सकते हैं, PhD में एंटर कर सकते हैं। उसके लिए बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो या तो बुलाती हैं एक गेट एग्ज़ाम होता है, उसमें अच्छी रैंक होगी तो आपको वो मैसेज करेंगे, आपको बुलाएंगे, आप वहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे तो, और वो आपका देन इंटरव्यू लेंगे और आपको सेलेक्ट करेंगे। एग्ज़ाम होता है NET JRF का, इसमें अच्छी रैंक ला पाते हो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो, और वो इंटरव्यू लेंगी, देन आपको सेलेक्ट करेंगी, तो आप देन IIT से PhD कर सकते हैं। तो यहाँ आपके 3 तरीके हैं। तो मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि इन दोनों ही एग्जामों में, इसमें भी और इसमें भी, और इन तीनों ही एग्जामों में और भी कोई बात आती है, जैसे कि एक एग्जाम होता है मैथ का टिफर, TIFR, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये जो टाटा है, हमारी जो टाटा कंपनी भी है, आपने देखी हो टाटा का हर चीज़ आता है, नमक है, गाड़ी भी हैं, टाटा की हर चीज़ है, A to Z चीज़ें हैं। तो इस टाटा का एक इंस्टीट्यूट भी है, बहुत अच्छे लेवल पर है, और ये 4 5 9 8 10 स्टूडेंट लेते हैं PhD के लिए, MSc के लिए। तो आप वहाँ जाते हो तो इनमें इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आपको एक, जैसे PhD में आप एंटर करने गए तो स्पेशल एक रूम मिलता है, एक ऑफिस मिलती है आपकी, मतलब आप वहाँ जाते ही प्रोफेसर वाली फीलिंग लेने लग जाते हो। आप वहाँ एज स्टूडेंट नहीं रहते, आप जाते ही प्रोफेसर वाली फीलिंग लोगे कि आपको एक अलग से तो ऑफिस मिलेगी कि ये ऑफिस है, अलग से क्लब वहाँ पे पढ़ने के लिए तुम्हें जगह मिलेगी, यहाँ पे बैठ के आपको पढ़ना है, ये आपकी लैब है। तो उस तरह से आपको, और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी हो गई, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है ये टाटा इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा। एक NBHM होता है, ये भामा इंस्टीट्यूट है, ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये भी मैथमेटिक्स का है, ये स्पेशली, ये तो भी इसमें तो फिजिक्स भी है, लेकिन इसमें तो ये सीधा ऑफ हायर मैथमेटिक्स, सीधा इनमें भी ये बहुत कम जगह निकालते हैं, मतलब बहुत कम पोस्ट होती हैं, इनमें इंटरव्यू होता है देन, और इनका एग्ज़ाम काफ़ी कठिन होता है। इन सारे एग्ज़ाम में, मतलब मैं बात करूँ हाई लेवल के सभी मैथमेटिक्स में, जो भी मैथमेटिक्स के हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में, यदि आपका मैथ से थोड़ा भी लगाव है और आपको इन एग्ज़ाम की ओर सपना है आपका, तो ये उसमें आपका साथ देगी। सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है, सबसे ज़्यादा साथ देने वाली है। कहते हैं जिसकी रीएनालिसिस कंप्लीट है ना, वो नेट को इसी से निकाल सकता है, अकेला, इसी से, अकेला इससे। बस एक एक दो दो क्वेश्चन मान लो, वो लीनियर अलजेब्रा से, ग्रुप थ्योरी से, और तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन से, इनसे कराया है। उसमें नेट में थोड़ा एक पार्ट 30 मार्क्स का आता है, उसमें रीजनिंग मैथ के और जनरल साइंस के, मतलब एक क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, जनरल एबिलिटी के, साइंस भी नहीं बोले, जनरल एबिलिटी, रीजनिंग आती है, दर्पण प्रतिबिंब, ये आकृति वगैरह, ट्रायंगल के नो, तो वो जनरल मतलब सब करते हैं। आप MSc करोगे तब तक, BSc करोगे तब तक आप उन चीज़ों को, हमारा माइंड उस लेवल से डेवलप हो जाता है, हम उनको हैंडल कर सकते हैं। तो अकेली 70 मार्क्स की आती है, और 110 पे आपको JRF मिल जाता है, JRF अकेली रीएनालिसिस इस एग्जाम में 70 मार्क्स की आती है। इसकी कट ऑफ 25-26 जाती है हर साल, 25-26, अकेली इसमें 40 मार्क्स की आती है। IIT JEM एग्जाम को तुम सिर्फ रियल से ही कर सकते हो, जो कि IIT JEM में आएगा बहुत कुछ, इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, वेक्टर कैलकुलस आएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ग्रुप थ्योरी आएगी, लीनियर अलजेब्रा आएगा, बहुत कुछ आएगा अकेली रीएनालिसिस से।
तुम इसमें रैंक तक ला सकते हो। यदि आप मानो, वैसे तो ऐसा हो नहीं पाता, असंभव बात होती है, रियल से 40 किया और अब 40 के 40 ले आओ उसमें, तो अब 40 के 40 ले आओगे तो आप अच्छे रैंकर्स में शामिल हो जाओगे, अच्छे रैंकर्स में, अच्छी रैंक, आपको अच्छी आईआईटी मिल जाएगी। तो मैं इसलिए इन सब बातों को इतना समझा रहा हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इतना सीरियस हो जाइए आप इसके प्रति। यदि आपको मैथमेटिक्स में आगे कुछ करना है तो फिर तो इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। फर्स्ट ईयर की डिस्क्रीट के बिना काम चल जाएगा। 2D 3D जब ज्योमेट्री आप कभी तुम्हें पढ़नी होगी, थोड़ी बहुत जानकारी चाहिएगी उसकी, उसके बिना काम चल जाएगा। और ये जो तुम्हारा छोटी छोटी बातें थी उनकी बती वो याद रखें, प्रॉपर उनको नहीं सीखें। जैसे हम वहाँ सीखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन है, वो थोड़ा सा आता हो हम पे कैसे करते हैं, बस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हम जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं पूरी अवकलन जो पढ़ते हैं उसमें, वो सब के बिना काम चल जाएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा खेल क्यों आती है इतने मार्क्स की, क्या ऐसा है इसमें, मतलब ये कोई इनको मतलब इसने कुछ पैसे दे दिए क्या एग्जामिनर्स को, लो मुझे तुम सबसे ज़्यादा मार्क्स ही दो। सिलेबस बनाने वालों ने, एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है उसको सेट करने वालों ने ऐसा क्या देखा होगा इसमें कि इसको ही सबसे ज़्यादा मार्क्स की दिया, हर पेपर में यही सबसे ज़्यादा मार्क्स की, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, इसी पर डिपेंड सारा सिलेबस है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसमें वास्तव में दम है, समझने की है। ये आपकी लैंग्वेज डेवलप करती है, आप मैथ में बोला कैसे जाता है ये सिखाएगी। आपको खड़ा करके क्लास में किसी अच्छे मैथमेटिशियन ने ये कह दिया ना कि आप 2 लाइन बोलिए कुछ भी मैथ की, कुछ भी, उन 2 लाइनों से वो आपका पूरा मैथमेटिक्स जान लेंगे कि आप कितना जानते हो। वो कहते हैं कि मैथ के बारे में कोई टॉपिक उठा दिया, जैसे ये कह दिया लो अनंत स्पर्शी ले लो, असमटूट्स, इस पर 2 लाइन बोल दो। चलो आपने सीरीज पढ़ी थी, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज फर्स्ट ईयर में, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज पे 2 लाइन बोल दो, सीरीज पे बोल दो, चलो कुछ भी, मतलब XYZ वो कुछ भी कह देते हैं और आपसे कहते हैं 4 लाइन बोल के बता दो आप तो हमें। तो आपकी उस 4 लाइन से आपकी पूरे मैथमेटिक्स की जो कॉपी है, आपने क्या क्या सीख रखा है, वो पूरी कॉपी उनके दिमाग में चली जाए कि हाँ ये बंदा ये चीज़ जानता है। क्योंकि अब मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से नहीं, लैंग्वेज से सीखा जाएगा। अब कैसे सीखा जाएगा? लैंग्वेज से। मैं आपको बताता हूँ, मतलब कभी कभी ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, रिसेंटली हुआ है कि मैं मैथ ऐसे पढ़ रहा था, ठीक है, तो मुझसे एक मेरे साथी हैं, उन्होंने आके कहा कि गजब बात है। मैंने कि क्या? मैथ वैसे तो लोग करते हैं, आप पढ़ते हो। वैसे तो लोग मैथ करते हैं, आप पढ़ते हो। क्योंकि ये वो मैथ नहीं रहा ना, सरल ब्याज और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, ये ऐसा मैथ नहीं रहा जो, हाँ कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव हैं इसमें, मतलब क्वेश्चंस भी आएंगे न्यूमेरिकल्स, इसके क्वेश्चन कर देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब जैसे रियल आंसर से आपका जो मूड है पूरा पूरा चेंज हो जाएगा, आपकी जो माइंड की साइकोलॉजी वो थ्योरम्स की ओर मुड़ जाएगी, थ्योरम्स के प्रूफ आने चाहिए, तो इसके क्वेश्चंस कोई नहीं कराता। इसके क्वेश्चन यदि आपको कहीं हुए मिल रहे हैं तो ये मान लो कि आप बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी जगह, शायद बहुत अच्छी, शायद उससे अच्छी ना मिले। यदि आपको उसके क्वेश्चन वहाँ सॉल्व होते हुए मिल रहे हैं, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं, एक्सरसाइज में नहीं है तो अपनी ओर से देख करवाए जा रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन, तो आप बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हो। इसका मतलब ये है इनके क्वेश्चन, तो यही तो दिक्कत है इनकी कि हम थ्योरम्स इनकी जान लेते हैं, इन थ्योरम्स के एप्लीकेशंस पे सवाल बनते हैं, उन थ्योरम्स पे डिपेंड सवाल बनता है, वो होता नहीं हम पे। हम थ्योरम जानते हैं, थ्योरम का प्रूफ लिख देंगे, थ्योरम क्या कहती है वो लिख देंगे, पर थ्योरम के जो इम्प्लीकेशन है वो क्या निकाल के दे रही है हमको, हम उससे कैसे यूज करते हैं, वो उस क्वेश्चन में यूज होगा, और वो हम पे फिर होता नहीं है। क्योंकि वो ही तो बड़ी बात हो जाती है इन एग्जाम में। और क्या दिक्कत है, रियल क्यों नहीं हो पाती, सबसे कठिन क्यों हो जाती है रियल? इसीलिए ऐसा नहीं है कि उनको स्टेटमेंट याद नहीं रहते, ऐसा नहीं है उन पर थ्योरम्स प्रूव करना नहीं आता, उन पर ये चीज़ तो आती है, उन पर क्वेश्चंस करना नहीं आता इनका, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स पहले पढ़ा जाएगा बहुत अच्छे से समझ के, तब पेन कॉपी उठाए जाते हैं। पहले तो मतलब आप मार्क्स लाने के लिए उन थ्योरम्स को अपने दिमाग में सेट करोगे, उन्हें लिख लिख के देखोगे। वास्तविक ज्ञान वहाँ से स्टार्ट नहीं होता, वास्तविक ज्ञान वहाँ से स्टार्ट होता है आप थ्योरम्स को याद करके, स्टेटमेंट याद करके। अब उन थ्योरम्स पर डिपेंड यदि आप सवाल कर रहे हो, कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो समझ लेना आपकी रियल आंसर सही चल रही है।
आप पे थ्योरम्स आ रही हैं, थ्योरम खूब समझ में आ रही हैं, लेकिन यदि आप उन पर डिपेंड सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लेना आपकी रियालिसिस कमज़ोर चल रही है, हल्की चल रही है, हल्के लेवल से चल रही है। तो अहम योगदान देती है अपनी कुछ खास आदतों के कारण, कुछ खास आदतों के कारण। सब चीज़ों का मिश्रण है, डेफिनेशंस आएंगी, थ्योरम्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे और उनको करना पड़ेगा। मतलब कैलकुलेशन भी होगी, रीडिंग भी करनी है, ऐसे भी पढ़ना है, वैसे भी पढ़ना है, पेन चला के भी पढ़ना है, समझ के भी पढ़ना है, रट के भी पढ़ना है, सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो इसलिए ठीक है, सब चीज़ों को रिलेट कर लेती है, आपको अलजेब्रा तक पहुंचा देगी, इधर ग्रुप थ्योरी में मतलब पहुंचा देगी, लीनियर अलजेब्रा में अंदर एंटर करा देगी, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो पूरी इस पर डिपेंड होती है वहाँ इंटीग्रेट कर देगी, आपको मिला देगी उससे। मतलब ऐसे होता है ना, कोई ऐसी सिटी जो सब सिटियों से कनेक्ट हो तो वो अपने आप ही डेवलप होने लग जाती है। जो चारों तरफ से ऐसे कह लो, जो चारों तरफ से किन्हीं चीज़ों के द्वारा घिरी हो तो अपने आप ही डेवलप होने लग जाती है, उसका महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। चारों तरफ, इस सिटी के चारों तरफ गांव हैं, तो इस सिटी का विकास होना संभव, मतलब जरूरी है, आवश्यक है, होगा ही होगा। और एक सिटी है, इसकी बस इस साइड ही 3-4 गाँव, इधर है नहीं कुछ, तो फिर इधर से तो इस सिटी का विकास होगा ही नहीं। खैर इधर से थोड़ा थोड़ा होगा, धीरे 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 धीरे। ऐसे समझिए वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस खुद अपने मार्क्स की आती है, वो IIT जैम में ना तो यहाँ पूछी जाती है गेट में, ना नेट JRF में पूछी जाती है, ना इसमें पूछी जाती है, ना इसमें, बस इसमें आती है, वो भी 3-4 क्वेश्चन। समझ रहे हो? तो वो अलग तरह की मैथ है, उसको हम क्यों इंपॉर्टेंट बताएंगे, क्यों कुछ कहेंगे, बात मानेंगे, ज्ञान के लिए है। ज्ञान में तो भाई आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपने साइंस उठाई 10th की, आप वहाँ से पढ़ रहे हो तो नॉलेज तो आप ले ही रहे हो, तो नॉलेज तो वेक्टर कैलकुलस की भी बहुत है, लेते रहो। लेकिन जो हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, तो वो चीज़ है रियालिसिस में, सब चीज़ों को रिलेट करती है, आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। सबसे बड़ी बात, आपको लैंग्वेज सिखा के जाती है कि मैथमेटिक्स में बोला कैसे जाता है, मैथमेटिक्स में किन चीज़ों का क्या क्या लिहाज होता है, कौन चीज़ें किस चीज़ की शर्म करती हैं। जैसे हम ऐसे कहते हैं ना, तू शर्म तो कर कम से कम, तो ऐसी चीज़ें इसमें आती हैं कि मतलब ऐसे लैंग्वेज ये तो नहीं आएगी शर्म कर, पर हाँ हम उस तरह से आप समझ सकते हैं कि हाँ ये इस जगह पे ये बोल रही है, इसमें इस चीज़ का लिहाज है, इस चीज़ का लिहाज नहीं है। तो ये जो लैंग्वेज डेवलप आप कर पाओगे वो रियलिसिस ही है जो कर पाएगी। समझ पा रहे हो? बहुत चीज़ों को रिलेट करती है, आपको इंटीग्रेशन करना सिखाती है। आप अभी इंटीग्रेशन करना नहीं जानते तो बताती है, इंटीग्रेशन किस किस का हो जाएगा ये सिखाती है, कौन सा फंक्शन इसमें डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट, कंटिन्यूटी ये पढ़ेंगे हम, सांतत्यता, अवकलनीयता, सीमा वगैरह पूरे, जिसमें डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी आप पढ़ के आए हो थोड़ी थोड़ी, उसे और डेवलप करेंगे। और आप पढ़ के आए हुई एक वेरिएबल की, कितने वेरिएबल की, एक की, अब हम इसे जनरलाइज करेंगे, 1-2 वेरिएबल पे, एक पे तो पढ़ेंगे ही कंप्लीट, 2 वेरिएबल पे करेंगे और n वेरिएबल पे कर देंगे, फिर कितने भी वेरिएबल हो। समझ रहे हो? सीरीज हमने पढ़ा था तो सीक्वेंस सीरीज दोबारा पढ़ेंगे, अनुक्रम और श्रेणियाँ, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिलाएंगे और भी इसमें काफ़ी चीज़ आएंगी, मैं यहाँ भी बताऊँगा तो वो तो सब बेस्ट लगेंगे आपको, आप अभी जानते नहीं हो, आप शब्द नहीं जानते, उनको बताना तो खैर इसलिए भी बेकार है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस। इन सब चीज़ों के कारण आपको ये तो पता ही होगा कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। और देखो अजब लीला है कि जो कोरोना आया था उससे पहले ही इस साल BSc सेकेंड ईयर में एक ही पेपर हो पाया था रियल एनालिसिस का, बस मैथमेटिक्स का, ना डिफरेंशियल इक्वेशन हो पाया था और ना न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब खैर वो हो गए हैं, वो अब तो होने भी नहीं है, खैर वो प्रमोट करती हैं स्टूडेंट फाइनल ईयर में। तो इस साल बस एक ही एग्जाम हुआ है, रियल एनालिसिस, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, BSc के मैं हर बैच में बोलता हूँ ये चीज़ कि इस पेपर से पहले एक दिन की ही छुट्टी मिलती है, या तो केमिस्ट्री का पेपर या फिजिक्स का पेपर इससे पहले आता है और एक दिन की छुट्टी मिलती है, मैक्सिमम देखा गया है। कभी कभी 3-4 दिन की छुट्टी मिल जाती है किसी किसी ईयर में, लेकिन हर ईयर में सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलेगी। आज जैसे केमिस्ट्री का पेपर है, बीच में गैप और तुरंत तीसरे दिन रियल एनालिसिस का पेपर, तो इसलिए आप इस पर अभी से कमांड करते चलना, ठीक। चलिए मैं थोड़ा सा तुम्हें बताता हूँ और आपको क्या क्या चीज़ कंप्लीट करनी है जिससे आप रियल को अच्छी तरह समझ सको, मेरी लैंग्वेज को तुम समझ सको मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके लिए देखो, मैं सबसे पहले जो प्योर मैथमेटिक्स की शुरुआत है वो मान लेते हैं सेट से हो रही है, समुच्चय। बहुत छोटी चीज़ उठा ली है हमने वैसे तो, समुच्चय।
वैसे आप सब पे समुच्चय की परिभाषा आती होगी, सेट की डेफिनेशन सब पे आती होगी, है ना। इस चीज से कोई मना नहीं कर सकता कि हाँ हम पे सेट की डेफिनेशन नहीं आती। डेफिनेशन सब पे आती है। लिख सकते हैं भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरवासित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट्स, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें भिन्न भिन्न तो समझ में आता है, अलग अलग वस्तु होनी चाहिए। संग्रह समझ में आता है, चलो इकट्ठा कर लिया। सुपरवासित समझ में नहीं आता। सुपरवासित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। डेफिनेशन सबको पता है। डेफिनेशन में आपकी मित्र हो सकता है कि आप भिन्न भिन्न नहीं लगाते हो, वो अब लगा लिया करो, है ना। भिन्न भिन्न नहीं लगाते तो गलत मानी जाती है डेफिनेशन। वो डेफिनेशन की वो नहीं है कि वस्तुओं के सुपरवासित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, नहीं। भिन्न भिन्न वस्तुओं के अ कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड वेल डिफाइंड, या ऐसे कह लो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। समझ में आता है सर। इसे ऐसे लिख देते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर मान लो ये लिख दिया सेट है, हाँ सुपरवासित है, दिख रहे हैं ये सारी चीजों को हम जानते हैं, AEIOU। और संग्रह है, 5 चीजें हैं इसमें, 5 वस्तु हैं, सारी भिन्न भिन्न है, सुपरवासित है, अच्छी तरह से मुझे तो दिख रहा है, तो ये सेट है, मान लेंगे आप। लेकिन ये सुपरवासित वर्ड हमारी समझ में आज तक नहीं आया। हमने 11th से सेट पढ़ा, 11th में खूब सेट पे सवाल किए, खूब सब कुछ किया। 12th में भी हमें समुच्चय की बार बार जरूरत पड़ी, फिर ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचा जिसमें सेट का नाम ना आया हो। और हमने फर्स्ट ईयर भी खूब पढ़ी, सेकंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमने खूब धमाकेदार एंट्री के साथ किया। लेकिन एक बात अब भी अधूरी सी है कहीं ना कहीं कि सेट समझ में नहीं आया। सेट समझ में नहीं आया। यदि आया है तो आप सोच के देखो कि क्या आप बता सकते हो, कोई आपको एग्जांपल दे, आप बता पाओगे वो सेट है या नहीं है? आप बता पाओगे? या आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आप इसका मतलब नहीं जानते अभी वेल डिफाइंड क्या होता है। ठीक है, यदि आप बता पाते हो तो आप सोच के बताइए कि इस दुनिया की सभी अच्छी बाइक्स का जो संग्रह है, अच्छी अच्छी बाइक यदि इकट्ठी करी जाए तो उनका जो संग्रह है वो क्या सेट बनेगा? अच्छी अच्छी बाइक्स इकट्ठी कर लो, उनका संग्रह सेट बनेगा। ठीक है, तो आप हमारे तौर की उससे पूछोगे तो कहोगे यार KTM ले लेते हैं, जिक्सर ले लेते हैं, अपाची ले लेते हैं, बुलेट ले लेते हैं, ये हमें अच्छी लगती है ना, R15 ले लेते हैं। ठीक है, किसी गांव की बूढ़ी से जाके पूछो, स्प्लेंडर सबसे अच्छी है, डीलक्स सबसे अच्छी है, उनकी ये निकले के आएगी। है किसी वैसे आदमी से जाके पूछो, लोभी से, इस टाइप के जो थोड़ा सा कंजूस टाइप का हो, प्लैटिना बहुत अच्छी है, वो ले लो आप, है ना। तो ये लैंग्वेज मतलब उसकी दृष्टि से, मतलब आपका कोई दोस्त लेके आता है 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके एक अच्छी सी बाइक लेके आता है जिसका हैंडल ऐसे है, और तुम जाते हो उसके पास, वो कहता है यार ऐसे ऐसे बाइक लाया हूँ, और तुमने कहा यार ये क्या बाइक यार, तेरा हैंडल तो यूँ है इसका यार, बेकार लग रही है। तुम सोचो वो अपने घर वालों से लड़ा तक था उस बाइक को लाने के लिए, नहीं दिलवाओ, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा यदि नहीं दिलवा रहे तो, मैं ये नहीं करूंगा यदि आपने नहीं दिलवाई तो, और लो मैं छोड़ रहा हूँ पढ़ाई। तो उसके घर वालों ने वैसे जैसे मैनेज करके, बेटा बस से इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे ला रहे हैं, उन किस्तों पर निकाल के लाए। उस बाइक को उस बंदे ने इतना पसंद किया कि वो घर वालों के विरोध में चला गया उसको लाने के लिए। आपने 2 मिनट में यूँ कह दिया कि यार ये तेरा हैंडल तो यार यूँ है, मुझे तो पसंद नहीं आई। तो उसकी नज़र में जो अच्छी बाइक है वो तुम्हारी नज़र में अच्छी नहीं है। जो तुम्हारी नज़र में अच्छी बाइक है वो हो सकता है उसकी नज़र में अच्छी ना हो। तो कोई आके मैं बता भी दूं अच्छी बाइक्स का सेट, मैं सोचूं कि बुड्ढों के हिसाब से चलो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, R15 ठीक है, KTM ठीक है, ऐसे हम इकट्ठी कर लेते हैं इन सेट्स को। आके कोई तीसरा बंदा यूँ कहेगा नहीं यार मुझे ये अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा आवाज़ करती है, ये नहीं अच्छी है, ये क्या ये यार, ये कौन लेता है आज के ज़माने, हटा इसको,
तो क्या कर रहा है वो इस सेट को कह रहा है यार ये तूने क्या कर रखा है, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। तो वेल डिफाइन का बड़ा अर्थ ये है कि वेल डिफाइन का मतलब ये है कि जो एक बार बात जो बोल दी गई, यदि सब बंदे आके उसे यही बताएं तो वो वेल डिफाइन मानी जाती है। ठीक है, तो वो क्या मानी जाती है, वेल डिफाइन। मान लो किसी ने कह दिया कि इस घड़ी में 12 बज रहे हैं और दूसरा कहता नहीं देखो 12:10 हो रही हैं, तो वो लाइन वेल डिफाइन नहीं थी, वो अच्छी तरह परिभाषित की नहीं वो लाइन। किसी ने कहा ये दीवार सफेद है, तो हर बंदा आके ये कहे कि हाँ यार ये वॉल वाइट ही है, हर बंदा आके यही कहे, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट वेल डिफाइन था। तो अच्छी बाइक्स का सेट कभी भी समुच्चय नहीं बन, अच्छी बाइक का जो कलेक्शन है वो समुच्चय नहीं बन सकता। समुच्चय बनेगा जो एक बार बात जो बोल दी गई उसे ही सब बोले, सभी स्वरों का समुच्चय। दुनिया में कोई भी नहीं बदल सकता ऐसे आके A-E-I-O-U ही रहेगा, तो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। ऐसी नेचुरल नंबर ली जाएं x बिलोंग्स टू n सच दैट x इज लेस देन इक्वल, या और कहो 0 लेस देन इक्वल 7। तो ये वेल डिफाइन है कि मुझे 0 से बड़ी लेनी है, बराबर लेनी है, और 7 से छोटी है, बराबर लेनी है। ऐसी नेचुरल नंबर लेनी है तो कौन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और कोई नहीं आएगा। तो इसको कोई आगे बदल सकता है, क्योंकि नहीं यार तुमने गलत कर दिया इसमें यार, ये नहीं आएगा, इसमें 3 नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग 3 नहीं आएगा इसमें, तो वो गलत कह रहा है, वो अलग बात है, उसको फिर एहसास नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जानने वाले बंदे हैं वो, यदि वो उस बात का विरोध ना करें, वो एज इट इज उस बात को बोलते रहें, तब उसको सुपरवासित बोला जाता है। अच्छे टीचर्स का कलेक्शन आपसे करवाया जाए, इस भरतपुर में ही मान लो करवाया जाए, तो किसी को कोई टीचर अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो तुमने जो साइट में मतलब एक जो कलेक्शन बनाया उसमें हो सकता है किसी का नाम था, जैसे सौरभ सर, इसका नाम था, और दूसरे ने आके कहा मुझे तो नहीं लगते अच्छे, टीचर हटाओ, तो अलग रहा ना, नहीं हुआ सुपरवासित। हम नहीं बना पाए ऐसी कोई लाइन या स्टेटमेंट जिसको आके सब बंदे हाँ में हाँ कर दें और ना में ना कर दें। यदि उसने ना कर दिया तो सारों की सबकी ना होनी चाहिए, उसमें हाँ कर दिया तो सबकी हाँ होनी चाहिए। ठीक है, इस दुनिया के सबसे अच्छे 10 व्यक्तियों का समुच्चय। अरे कैसे तुम अच्छे व्यक्तियों का समुच्चय डिफाइन कर दोगे, कैसे तुम 10 अच्छे व्यक्तियों का संग्रह क्या सेट बनाएगा, कैसे कर दोगे डिफाइन। यही देख लो इंडिया में अपनी में, किसी को मोदी जी अच्छे लग रहे हैं, किसी को नहीं लग रहे हैं, किसी पे उनकी बड़ाई करने के लिए 1000 बड़ाई है और किसी पे बुराई करने के लिए 1 लाख बुराई है। कोई के लिए सबसे अच्छे आदमी है, इस इंडिया के सबसे अच्छा इंसान वही है, और किसी के लिए सबसे बुरा इंसान वही है। तो ये वेल डिफाइन नहीं है, इट इज नॉट वेल डिफाइन। चलो अच्छे फैन का से वो ले लेते हैं कलेक्शन, तो अच्छे फैन किसी को ओरिएंट का पसंद आता है, किसी को नहीं आता, कोई कहता है फिलिप्स के लाओ, कोई कहता है क्रम्पटन के लाओ, कोई कहता है उषा के लाओ। तो कहाँ है, कौन मतलब कैसे हम डिसाइड करें, कोई है हम पे, मतलब एक ऐसा परफॉर्मा है जिसमें पुट करके देखें, ओहो ये सही है, चलो पास, ये जहाँ चला जाएगा, ये इस कलेक्शन में चला जाएगा, अच्छा पंखा है। ऐसी कोई डेफिनेशन है आप पे अच्छे पंखे की? अच्छे पंखे की डेफिनेशन हम बना दें कि उस पंखे को अच्छा माना जाता है जो 30 RPM से चल सकता है, रोटेशन कर सकता है पर मिनट में। 30 तो फिर कम, चलो 1000 मान लो, 1000 रोटेशन कर सकता है पर मिनट, उस पंखे को अच्छा मान लेंगे। अब उसमें भी फिर बहुत 30 में भी वो लगा देंगे, 1000 में भी। किसी में लाइट है, कोई रिमोट से चालू होता है, कोई नहीं होता है ना, कोई ऑटोमेटिक है, कोई वाईफाई से कनेक्ट हो, मतलब बहुत सारे चल रहे हैं अब आजकल। अच्छी AC का सेट आपसे बनवाया जाए तो आप नहीं बना सकते। कोई किसी कंपनी को LG की अच्छी बता रहा है, कोई बुरी बता रहा है, उस कंपनी के मालिक से पूछने जाओ, उस जो कंपनी का जिसने वो ले रखा है, फ्रेंचाइजी ले रखी है, उससे पूछने जाओ, वो ये उसकी इतनी बड़ाई गिनाएगा, और कोई से पूछो वो इतनी बुराई बताएगा। तो कहाँ हम कह पाएंगे कि ये अच्छी है और ये बुरी है, नहीं पता चलेगा। तो इसलिए इस वेल डिफाइन का मतलब ये है, जो मैं बोल दूँ उस स्टेटमेंट में सब सहमत हो जाते हैं। पूरी दुनिया का हर बंदा आके यूँ ही कहे हाँ ये बोर्ड वाइट है, हर बंदा आके यही कहेगा हाँ ये बोर्ड वाइट है, तो ये जो मैंने लाइन बोली है वेल डिफाइंड है, ये सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे में बनाता हूँ, देखना आप बताते चलना। ये तो सेट है, इसको तो लिख लिया होगा, AEIOU वाला ये सेट है, दोनों को तो लिख लो, जो मैंने 2 सेट एग्जाम्पल दिए हैं।
अब देखना, कलेक्शन ऑफ गुड वाइक्स, ये सेट नहीं है। गुड टीचर्स, ये सेट नहीं है। गुड गर्ल्स, किसी कोई लड़की बहुत पसंद आ रही, किसी को नहीं आ रही। गुड बॉयज, ये सेट नहीं है। गुड मैन, ये सेट नहीं है। गुड वुमेन, ये नहीं है सेट, है ना। और कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, ये नहीं है। कैसे डिफाइन कर दो कौन सी बुक अच्छी है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है एनालिसिस, पूछ के देखो, बहुतों को बहुत बुरी लगती है, पूछो। मैं जा रहा था दिल्ली के मेट्रो स्टेशन की बात है, मेरे हाथ में मैथ की बुक लग रही थी कोई, मुझे ध्यान नहीं कौन सी थी, मैं उसे पढ़ता हुआ जा रहा था। तो चेक करते हैं, एंट्री करते हैं जब, तो ऐसे चेक करते हैं, तो उसने चेक किया, बाहर साइड का था कोई, तो बहुत अलग तरह की लैंग्वेज में बोल रहा था कि कितने जा रहे हो, ऐथे वो कर रहे हो। और उसने फिर पूछा, ये मतलब वो अपनी लैंग्वेज पूछ रहा था, ये मैथ है, तो मेरी बहुत देर में समझ नहीं आई। गणित है, गणित को बहुत अलग तरह से बोल रहा था, और गणित तो एक बार मैथ ये ज़्यादा आ गया है, मतलब थोड़ा सा हम फील भी नहीं कर पा रहे थे, और उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग थी, तो वो गणित वो कर रहा था। फिर कह रहा लास्ट में, इट इज़ मैथ। मैं कि यस यस, हमारी, जब उसने ये लाइन बहुत अच्छी, तो हमारी कभी समझ में नहीं आई, ऐसे हमारी कभी समझ में नहीं आई। तो बहुतों के लिए मैथ इतना बुरा है, हमारे लिए बहुत, हमें तो मैथ बहुत अच्छा लगता है। तो मान लो अब बात करें कि कलेक्शन ऑफ गुड सब्जेक्ट्स, तो ये सेट बनेगा? नहीं बनेगा। कोई आके यूँ कहेगा ये सब्जेक्ट अच्छी थी, कोई कहेगा इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, मैं कहूँगा बहुत बुरी यार, मुझे तो समझ में नहीं आती, मैं तो नहीं पढ़ता कभी। तो आप समझ पा रहे हैं, है ना। तो अब मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, और नंबर्स में भी ये ले लो नेचुरल नंबर्स, विच आर लेस देन 7। ये अभी वाला सेट आ जाएगा, अभी वाला नहीं, मतलब 6 नहीं, 7 नहीं आएगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर का कलेक्शन लेना है जो 7 से छोटी हो। इसमें आगे कोई और कुछ कर सकता है कि नहीं यार तूने ये क्यों ले लिया और ये क्यों नहीं लिया, ऐसे कुछ कर सकता है कि इसमें ये और इंक्लूड कर लो या ये निकाल लो इसमें से। ये कलेक्शन वेल डिफाइन हो गया, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वेल डिफाइंड है, तो ये सेट बनेगा। हाँ ये सेट है, इसका मतलब ये मैं समझ लिया सर जी नंबर्स का ही बनता है क्या? ये तो ये भी बन जाएगा, ABCD, मैंने ये बना दिया, लो ये सेट बन गया। तो सेट कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का हम कलेक्शन तो ले लेंगे, बस ये देखना है कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड का मीन सिर्फ इतना सा होता है कि इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, देयर इज नो एम्बिग्यूटी, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए अवयवों को उनमें शामिल करने की और निकालने की। कोई ये कहे कि इसको शामिल क्यों किया, कोई ये कहे इसको शामिल क्यों नहीं किया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो लिख सकते हो आप, यहां सुपरवासित शब्द से अर्थ, यहां सुपरवासित शब्द से अर्थ किसी अवयव के शामिल होने और शामिल ना होने या बाहर होने की अस्पष्टता से है, कि अस्पष्टता से है ना। वेल डिफाइंड, हेयर वेल डिफाइंड मीन्स देयर इज, इसमें लिख देना इन्वर्टेड कोमा में, वेल डिफाइंड मीन्स इन्वर्टेड कोमा में लिख दो, देयर इज नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ एनी एलिमेंट या एनी ऑब्जेक्ट। अभी एलिमेंट नहीं बोले, बस ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के किसी इसमें शामिल होने, इस कलेक्शन में, और शामिल नहीं होने की जो अस्पष्टता को जो क्लियर कर देता है वो सुपरवासित का अर्थ है कि हाँ इसमें शामिल होगी ये चीज़ और नहीं होगी, बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए बात। कहीं तुम सस्पेंस में चले यार इसे शामिल करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, तो ये क्या है, ये गलत है। मैं कहता हूँ ऐसी जो नंबर्स लीजिए जो किसी का स्क्वायर हो, है ना। कोई कहे द सेट ऑफ, सॉरी द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स विच आर प्राइम, चलो ये ले लो,
तो कलेक्शन नहीं बनेगा, ये सेट नहीं बनेगा। बना के देखना। कोई है ऐसा जो आके यूँ कहे कि यार ये प्राइम नहीं है, तुमने क्यों ले ली? प्राइम की डेफिनेशन सबकी एक ही है ना। कोई आके यूँ कहते नहीं यार तुम 10 को ले, उसमें 10 प्राइम है, मेरे हिसाब से प्राइम है, ऐसे कर लो। तो ये क्या होता है साहब? वेल डिफाइंड है ये बात। हाँ, इंटीजर्स जो प्राइम हैं वो उनमें बात ये चीज़ क्लियर है कि कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह से मना पाएंगे। वो लोग बातें हम पूरा नहीं दिखाएंगे। इनफाइनाइट सेट है, उनकी कैटेगरी बाद की बात है कि कौन सा है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, कैसा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल है, सब चीज़ हम देखेंगे। मतलब सेट सा जो वेल डिफाइंड का मतलब बहुत बड़ा था, जिसको आप नहीं जानते थे, ये चीज़ समझ लो। ठीक है, आपकी रियल अच्छी समझ में आएगी, आपकी लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आएगी यदि आप इन चीज़ों को पढ़ लो जो आपने पढ़ी हुई हैं पहले। जैसे सेट पढ़ा हुआ है, इसके आप एग्जाम्पल्स वगैरह कर सकते हो, खूब देख सकते हो। समुच्चय में उपसमुच्चय पढ़ लो, सब सेट, पावर सेट, घात समुच्चय, इनका इंटरसेक्शन, यूनियन, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये भी ये था ना, या तो ये लिखा हुआ है या ये लिखा होगा आपने, इन दोनों को। ये सिमेट्रिक डिफरेंस, सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ये डिफरेंस ऑफ सेट, ये माइनस लगा देते हो, आपको याद हो तो a माइनस v। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ऐड तो नहीं होता, बस डिफरेंस ही होता है सेट का। ये पढ़ें आप पढ़ें रिलेशन, संबंध, है ना। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित्युम किसे कहते हैं? ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं आप, ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, तब बनते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ए और ए क्रॉस बी में क्या आते हैं? ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है ए बी सच दैट पहला सेट तो पहला एलिमेंट तो पहले सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। आप जानते होंगे इस बिलोंग का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट ए वस्तु सेट ए में हो तो ये चिन्ह लगाया जाता है ए बिलोंग्स टू, बोला ये जाता है ए बिलोंग्स टू ए, कि ये है ना ए वस्तु ये ए में है, और तब इस ए को अवयव बोलने लग जाते हैं हम। ए का अवयव, एलिमेंट ऑफ ए। कोई वस्तु जब वो सेट बन जाता है कलेक्शन, तब उसमें जो वस्तु होती हैं उन वस्तुओं को हम एलिमेंट बोलने लग जाते हैं, चाहे वो आदमी हो। ठीक है, अब जैसे कोई तुम पे कलेक्शन बनवाए, द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ मैन, ये कहते मैन, मान लो वेट पे बना दे, वो आदमी लेने हैं आपको, ऐसा कलेक्शन बना दो, मतलब उन आदमियों का समुच्चय संग्रह है जिनका वजन 48 किलो से ज़्यादा है, जिनमें जो वेट है वो 48 किलो से ज़्यादा है। तो उसमें कोई एम्बिग्यूटी है? कोई आपको दिक्कत आ रही है? आप पे मशीन है, उस पर आदमी को मतलब वो उस पर जाएगा, अपना वजन की जो मेजर है वो लेगा कि कितनी माप है उसकी, कितनी तोल है, वो लेगा। 48 से ज़्यादा है तो सेट में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। हम तो 48 भी नहीं क्लियर कर दिए ना, 48 से ज़्यादा है या 48 से कम है या 48 से ज़्यादा या बराबर है, तो बराबर वाले भी चले जाएंगे, ज़्यादा वाले भी चले जाएंगे। तो कोई इसमें दिक्कत आएगी? कोई आदमी कहेगा अरे क्यों ले लिया? अरे भैया मशीन बता रही है 48, मशीन तो सही। इन चीज़ों को आइडियल माना जाएगा, वैसे नहीं उस मशीन में ही दिक्कत, तो दूसरी मशीन लाए, उसने तो 48 बताया था, उसने 50 बता दिया, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी उसमें। समझ रहे? हम किसी एक चीज़ को मापक मान के चलते हैं कि हाँ इसके अकॉर्डिंग, तो उस मशीन के अकॉर्डिंग वो आदमी उस साइड में चले जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो आदमियों का समुच्चय हो, मान लो किसी भी तरह की कोई भी, वो सेट ले रहे हैं हम जिनकी स्पीड 1000 RPM से ज़्यादा है पंखों की, तो फिर वो सेट बन जाएगा। हम देखेंगे कि हाँ 1000 RPM की स्पीड दे रहा है तो ले लो सेट में, ज़्यादा दे रहा है तो ले लो, कम दे रहा है तो हटा दो, तो वो जो कलेक्शन बनेगा वो सेट बन जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकली या मैथमेटिकली बात तो सीधी सीधी बोली जाए कि तो जिनको तुम एनालिसिस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि हाँ एलिमेंट इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा आपको 2 टप्पे की बात है, पता हो तो वो कलेक्शन सेट बन रहा होगा, और यदि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या नहीं पता चल पा रहे हो तो वो कलेक्शन सेट नहीं बनेगा। ठीक है,
तो कोई वस्तु उस सेट में होती है तो उसे एलिमेंट बोलने लग जाते हैं, चाहे वो आदमी हो, चाहे पंखा हो, चाहे कोई नंबर हो, चाहे खुद एक सेट हो, क्योंकि सेट का भी सेट बनता है, अंदर सेट रखे होते हैं। समुच्चयों का भी तो एक समुच्चय बन सकता है, समुच्चयों का भी एक समुच्चय बन सकता है। तो एलिमेंट ए वस्तु ए में होती है, रखी होती है, या ए सेट में चली जाती है, इस संग्रह में चली जाती है और ये सेट बन जाता है, तब इसको ए को, इस समुच्चय ए का अवयव बोलने लग जाते हैं और इस तरह डिनोट करते हैं ए बिलोंग्स टू ए। और जब नहीं जाती तो ये लिखते हैं ए डजंट बिलोंग्स टू ए, से काटते हैं। ये ए जो वस्तु है ना, ए में नहीं गई तो ये ए का अवयव नहीं है, ठीक है। सेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है इंग्लिश के, और जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके अंदर अवयव होते हैं, उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ये परिपाटी के अनुसार है, परिपाटी मतलब जो प्रथा चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सामान्यतः है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करो ही करो ऐसा, ठीक है। आप आसान कंफर्टेबल फील कर सकते हो। इनको कैपिटल भी लिख देते हैं बहुत बार। कोई सेट के अंदर मैं सेट ही लिखूंगा, मान लो मैं एस के अंदर ये इसमें 4 सेट रख दिए मैंने ABCD, तो फिर ये कैपिटल ही लिखनी पड़ेगी, मुझे लिखना पड़ेगा ए बिलोंग्स टू एस, ए एस में आ रहा है तो अब तो कैपिटल से लिख रहा हूं, जबकि है एलिमेंट। तो सेट भी किसी सेट का एलिमेंट हो सकता है, सेट समुच्चय किसी समुच्चय का अवयव हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर रखा होगा वो। कलेक्शन तो आप किसी का भी लेने लग जाते हो ना, किसी का भी, कुर्सी का कलेक्शन ले सकते हो, सेट का भी कलेक्शन ले सकते हो। तो वो सेट बन गया तो इसके अंदर क्या रखे रहेंगे, फिर सेट ही रखे रहेंगे। तो एलिमेंट सेट हो सकता है, एलिमेंट सेट हो सकता है। देखो एलिमेंट है एस का, तो सेट हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप पढ़ें, पूरे सेट के जो टाइप्स हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन की ऑपरेशंस और डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारे। इसमें पूरक समुच्चय होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ए हो तो ए, यूनिवर्सल सेट होता है ना, यूनिवर्सल सेट, और रिलेशन है, ऑर्डर्ड पेयर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और फिर लास्ट में फंक्शन। और फंक्शन के टाइप्स में 1 है फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 नहीं होता तो उसे मैनी वन बोलते हैं, और ऑन टू नहीं होता तो उसे इनटू बोलते हैं। तो ये फंक्शन के जो 4 प्रकार हैं वो, मतलब एक्चुअल में तो 2 ही हैं, जो ये नहीं होता तो ये बोलते हैं, मैनी वन बोलते हैं, ऑन टू नहीं होता तो इनटू बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार ऐसे कह लो, वैसे 4 हैं पर 2 बोल सकते हो। ये सारे आप पढ़ें अच्छी तरह से, आज का आपके टाइम है। हम कल से प्रॉपर यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे रियल्सिस की 22 अक्टूबर से, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को आप डिटेल्स में अपनी जो भी आप पे बुक हो, जो भी आपके नोट्स हो प्रीवियस या कुछ भी, आप आसान तरीके से उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट में इन सब को पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे ग्रुप, जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा डिस्क्रीट में। ग्रुप का हमें इसमें काम है कि ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है, ग्रुप की 4 कंडीशंस हैं, 4 एक्सियोम्स हैं ग्रुप की, 4 पोस्टुलेट्स। कोई सेट किसी ऑपरेशन के साथ इन 4 चीज़ों को करके आ जाता है जो इसमें है, उनको आप पढ़ के आएंगे। और कल से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे ग्रुप, और ग्रुप से थोड़े पहले से करेंगे बाइनरी ऑपरेशन से। आपको बाइनरी ऑपरेशन से ही डिस्क्रीट में ग्रुप स्टार्ट किया होगा, वहाँ से आप कंप्लीटली पूरा पढ़ के आएँ। मतलब ग्रुप के बारे में ज़्यादा नहीं कि ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी क्या है, बस ग्रुप की डेफिनेशन क्या है और एग्जाम्पल्स, 2 4 5 एग्जाम्पल लिख रहे होंगे तुरंत इतना आप थोड़ा कंप्लीट करके आएंगे, आपको रियल पढ़ने में वास्तविकता मजा आएगा और कंप्लीटली रियल समझ में आएगी बहुत ज़ोरदार तरीके से। और कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। हर साल ये, मतलब अदरवाइज नहीं कह रहा, लेकिन हर साल 40 में से 40 मार्क्स का कहीं भी 1 नंबर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, पूरे एज इट इज नोट्स में से आता है, पूरी अपनी लैंग्वेज आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के कि रियलाइसिस में जिनके 40 में से 40 भी आए, 39 आए, 38 आए, 38, 39, 37, इन सबको 40 में ही शामिल किया जाए। मतलब हम 40 ही मानते हैं, 1-2 नंबर तो राइटिंग पे या किसी भी माइनर मिस्टेक की वजह से कट जाते हैं। मतलब बहुत हैं ऐसे एग्जाम्पल जिनके 35 से ऊपर खूब मार्क्स आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप खूब ला सकते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट ईयर में खूब लाए होंगे 40 में से 40। रियल में थोड़ा कठिन होता है लाना, क्योंकि इसमें लैंग्वेज में मायने रखती है। आप पे किसी थ्योरम का प्रूफ आता है, 5 नंबर की थ्योरम है, तो जरूरी नहीं आप उसमें से 5 के 5 खींच पाओ। यदि आपके पास लैंग्वेज नहीं है ना, तो हो सकता है आपको 5 में से 1.5 ही मिले, 2 ही मिले, 3 मिले।
और यदि आपकी लैंग्वेज सटीक है, मैं इसमें रियल में ये बात कहता हूँ कि कोई स्टूडेंट 80% पेपर करके आ रहा है और आप चाहे 100 करके आ रहे हैं, यदि आपकी लैंग्वेज सही नहीं, लैंग्वेज मीन्स मेरा राइटिंग से भी है और सेकंड मैथमेटिकली लैंग्वेज से भी है कि रियल की जो लैंग्वेज है वो चल रही है कि नहीं, और एक देसी ठर्रा चल रहा है, वैसी लैंग्वेज आ रही है, अपनी देसी जुगाड़, कहीं क्या लिखना था, बार बार थ्योरम में आता ही आता चला जा रहा है, यहाँ भी आता है, फिर आगे आता है और फिर आगे आता है, ये आता ही नहीं पीछा छोड़ रहा, तो ये कितना इरिटेट करेगा एग्जामिनर को। आता है तो कितना इरिटेट करेगा, हालांकि तुम्हारी थ्योरम खूब सही चल रही है, तो मैं इस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। लॉजिकली लैंग्वेज, तुम्हारे शब्द मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई प्रॉपर्टी थी ग्रुप की, होना था ग्रुप को उस चीज़ के लिए कि ग्रुप ऐसा है और तुम लिख रहे हो संक्रिया ऐसी है, ऑपरेशन ऐसा है, तो वो चीज़ जो गलत दे रही है, चाहे आपकी पूरी थ्योरम, आपको पूरा परफॉर्म, आप खूब रट के गए थे, खूब समझ गए थे, आपको पूरी थ्योरम आ रही थी, तब भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो जो 80% करके आया यदि उसकी लैंग्वेज सही है और तुम 100% करके आए यदि आपकी लैंग्वेज गलत है, तो आपके मार्क्स उससे कम आएंगे, बराबर भी नहीं कि वो 80 है 20% कम आएंगे, 100% कह रहा हूँ कम आएंगे, ज़्यादा नहीं आ सकते। तो इसमें जो मेजरली लैंग्वेज की बात है, धैर्य से पढ़नी है, तो इन सब चीज़ों को कंप्लीटली पढ़ लो। और अपने आप जो भी, अब यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पर वीडियोज आती रहती हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में और इस तरह से। और आप हमारी ऐप से भी जुड़ सकते हो, और जो बच्चे ऐप पे देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को भी सबको ऐप पर जोड़ने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे रियल आंसर स्टार्ट हो गई है। और जिन स्टूडेंट ने भी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट नहीं किया है वो उसे कंप्लीट कर लें, और जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है डिफरेंशियल इक्वेशन का बैच, वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सारी वीडियोज उनके लिए उपलब्ध हो जाएंगी यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।